प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग भारतीय न्यायपालिका अध्याय 11 और 6वीं कक्षा क्लास 6 भाग 6 हम लोग देख रहे हैं, जिसमें बात हो रही है उच्चतम न्यायालय पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, ज्यूरिसडिक्शन जिसको कहते हैं। 3 प्रकार के हैं, जिसमें प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार में से हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भाग 4 और 5 में पढ़ लिया है। आज इस चैप्टर के भाग 6 में हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर का क्षेत्राधिकार, जिसे अपीलीय क्षेत्राधिकार या अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। तो आज बात इस पर होनी है कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में यह है कि जब कोई मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाता है तो उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। और अपीलीय क्षेत्राधिकार जब अधीनस्थ न्यायालय, फिर उसके ऊपर की न्यायालय, फिर उसके ऊपर उच्च न्यायालय, तब सर्वोच्च न्यायालय में क्रम से जाता है मामला, तब उसे कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ध्यान रहे, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब कि मामला कहां से, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय से कहां जाए, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय से जाए सर्वोच्च न्यायालय। तो इसको कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसको क्या कहेंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार। को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये पूछा गया है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो आप स्पष्ट हुए कि अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। मामला नीचे की कोर्ट से जब ऊपर जाएगा, फिर वहां से सर्वोच्च न्यायालय को जाएगा, तो ऐसे मामले को कहते हैं, ऐसे क्षेत्राधिकार को कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो बात क्लियर हुई कि अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, हमने जाना। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार को और आगे स्पष्ट करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मामले में। इसको तो जाना हम लोगों ने कि अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। जब कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में सीधे न जाकर एक दूसरे न्यायालय से होकर जाए, तो उसे कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। और सुप्रीम कोर्ट को सभी न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को सभी न्यायालय, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, सबके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसके पास है,
सर्वोच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास है। तो अपीली क्षेत्राधिकार के बारे में हम लोग लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीली न्यायालय है। इसके बारे में कुछ बिंदु जो है वो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। कैसा है? अंतिम अपीलीय न्यायालय, यानी इसके बाद और कोई कोर्ट नहीं है कि उसमें अपील की जाए। ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। उसे सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार, उसे सभी उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। तो सभी जितने भी उच्च न्यायालय हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? 24 उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को सभी के खिलाफ सुनने का अधिकार है। अपीली क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में बांटा गया है। अपीली क्षेत्राधिकार को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। अब इसको हम लोग क्रम से 1 बाय 1 देखेंगे कि ये किस प्रकार से 4 तरीके से सर्वोच्च न्यायालय अपीलें सुनता है। पहला अपीले मामलों का जो प्रकार है वो पहला क्या है? संवैधानिक मामलों में अपील। क्या है? संवैधानिक मामलों में अपील, यानी अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, यानी कि संवैधानिक मामलों में अपील की बात हो रही है। संवैधानिक मामलों में अपील पहला प्रकार है। ये अनुच्छेद 132 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों में अपील सुनने का अधिकार, अनुच्छेद 132 के अनुसार। तो हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 132 के अनुसार। अनुच्छेद 132 के अनुसार क्या मामला है? 32 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल दांडिक के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल
दांडिक सिविल मामला हो, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए ऐसे किसी निर्णय, सिविल दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी ऐसे निर्णय या डिग्री या अंतिम आदेश, निर्णय या डिक्री या अंतिम आदेश, चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं, या अंतिम आदेश, ये सब उच्च न्यायालय की बात हो रही, यानी उच्च न्यायालय के किसी आदेश, दंडादेश या किसी डिक्री या फिर किसी अन्य मामले में दिए गए ऐसे निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, कैसे, कहां की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है जिसके बारे में उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र वो भी अनुच्छेद 134 के तहत, यहां अनुच्छेद 134 के तहत प्रमाण पत्र अनुच्छेद 134 के तहत दे दिया हो कि यहां अगली बात क्या है कि उक्त मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, कि उक्त मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विषय शामिल है, ये प्रमाण पत्र दे दिया हो खुद उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने नहीं, किसने दे दिया हो? उच्च न्यायालय ने। अब पूरी बात को एक बार समझ लें कि हम लोगों ने बात की थी संवैधानिक मामलों में अपील की, यानी अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा कोई मामला, जो चाहे वो सिविल मामला हो, दांडिक क्रिमिनल मामला हो या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी ऐसे निर्णय या डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, जिसके बारे में उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया हो
अनुच्छेद 134 क के तहत इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया हो कि उक्त मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विषय शामिल, तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील सुनी जाए। और यह अपील कम से कम 5 जजों द्वारा सुनी जाएगी। यह अपील न्यूनतम 5 न्यायाधीशों के बेंच द्वारा सुनी जाएगी। थोड़ा इसे सही कर लें, द्वारा सुनी जाएगी। तो कितने न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाएगी? 5 न्यायाधीशों द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल मामले को, संवैधानिक मामले को, जिसमें संवैधानिक व्याख्या होगी, जिसमें विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, कोई बिंदु होगा, अगर उस पर बात होगा तो 5 जजों के, कम से कम 5 जजों की बेंच के द्वारा इस मामले को सुना जाएगा। तो पहला मामला हम लोगों ने देखा कि अपील किस मामले में? संवैधानिक मामले में। तो जैसा कि अभी देखा गया, संवैधानिक मामलों में अपील पहला। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, संवैधानिक मामलों में अपील के बाद सिविल मामलों में अपील। तो दूसरा, सिविल मामलों में अपील। सिविल मामलों में अपील, यानी अपील ऑन सिविल मैटर्स। अपील ऑन सिविल मैटर्स यानी सिविल मामलों में अपील। नागरिक मामलों में अपील की बात हो रही है, सिविल मामलों में अपील की बात हो रही है। इसमें अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामले में अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में है। यानी अनुच्छेद 133 के तहत अगर उच्च न्यायालय ने कोई आदेश दिया है, कोई निर्णय, कोई डिक्री या कोई अंतिम आदेश दिया है, तो उसके खिलाफ अपील तब की जा सकती है जब उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाण पत्र दे दे, अनुच्छेद 134 क के तहत इस बात का प्रमाण पत्र दे दे कि यह मामला इन कारणों से क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाने योग्य। तो आइए अभी देखिए, इस मामले में भी क्या है, उच्च न्यायालय ही मामले को क्या कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में भेज रहा है एक तरह से। यह सर्वोच्च न्यायालय के लिए, यह सर्वोच्च न्यायालय की अपील के लिए नियत कर रहा है। प्रथम मामले में भी, संवैधानिक मामले में, और दूसरा हम लोगों ने देखा किस मामले में, सिविल मामले। तो आइए सिविल मामले की बात करते हैं। अनुच्छेद 133 के अंतर्गत, अनुच्छेद 133 के अंतर्गत मामला क्या है के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मामले में दिए गए, उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मामले में दिए गए किसी निर्णय
डिक्री या अंतिम आदेश, निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब की जा सकती है, आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब की जा सकती है, कब की जा सकती है? अब एक कंडीशन आपके सामने है कि तब की जा सकती है जबकि उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र, जबकि उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र, और प्रमाण पत्र किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 134 क के तहत, अनुच्छेद 134 क के तहत प्रमाण पत्र दे दिया हो कि अब दे दिया हो, उसके लिए दो है, उक्त मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है कि उक्त मामले में विधि के व्यापक महत्व का, विधि के व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण विषय शामिल है, या एक तो ये है कि उक्त मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित है, या फिर उसकी राय में उक्त प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा, या उसकी राय में उक्त प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय मतलब डिसीजन, आवश्यक है। तो इस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? सिविल मामलों में अपील सुनेगा। सिविल मामलों में अपील पर हम लोग फिर से बात कर लें कि अनुच्छेद 133 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है सिविल मामलों में अपील सुनता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने कोई आदेश, कोई निर्णय, कोई डिक्री या कोई अंतिम आदेश दिया हो तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में तब की जा सकती है जब उच्च न्यायालय ने ही इस बात का प्रमाण पत्र अनुच्छेद 134 क के तहत दे दिया हो, ये कहते हुए दिया हो कि उक्त मामले में विधि के महत्व का कोई महत्वपूर्ण बिंदु, कोई महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित है, या फिर उसकी राय में उक्त प्रश्न का उच्चतम न्यायालय में ही समाधान होना, उसका डिसीजन होना आवश्यक है।
इन दो परिस्थितियों में, इन दो स्टैंडर्ड पर, इन दो बातों के आधार पर, इन दो तथ्यों के आधार पर सिविल मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपील सुनेगा या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 133(3) कहता है कि उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश, सिंगल जज या सिंगल बेंच के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय के सिंगल जज, एक जज के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में ही की जाएगी। यानी सिंगल बेंच का डिसीजन अगर है तो उसके खिलाफ हम डबल बेंच में ही जाएंगे, डिवीजन बेंच जिसको कहते हैं उसमें जाएंगे और उच्च न्यायालय में ही जाएंगे, उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएंगे। तो एक बिंदु हम लोग और इसमें सम्मिलित करेंगे और नोट करें, अनुच्छेद 133 के अंतर्गत, अनुच्छेद 133 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश के अंतर्गत उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश, किसी एक न्यायाधीश, एक न्यायाधीश बोले तो मतलब वन या सिंगल बेंच, ये कह सकते हैं कि एक न्यायाधीश द्वारा किसी सिविल मामले में दिए गए निर्णय, एक न्यायाधीश द्वारा किसी सिविल मामले में, सिविल मामले में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी। अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी, नहीं होगी। ये ध्यान कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी, बल्कि कहां होगी? इसके विरुद्ध, इसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में ही, उच्च न्यायालय में ही की जाएगी, उच्च न्यायालय में ही की जाएगी। यानी सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाना है, उच्च न्यायालय में ही की जाएगी, जिसे स्पेशल अपील कहते हैं, जिसे स्पेशल अपील कहते हैं। तो ये चीज देखा गया कि अनुच्छेद 133 के तहत अगर सिंगल बेंच का, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच का अगर निर्णय है तो उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती, अपील नहीं की जा सकती। वह अपील उच्च न्यायालय में ही की जाएगी और ऐसे अपील को स्पेशल अपील
के नाम से जाना जाता है, जिसे डिवीजन बेंच में यानी कि 2 न्यायाधीश की बेंच में या 2 या अधिक न्यायाधीश की बेंच में की जा सकती है। तो अब तक हम लोगों ने देखा सिविल मामलों में अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाना। तो 2 मामले हम लोगों ने देखा, एक संवैधानिक मामलों में अपील, दूसरा सिविल मामलों में अपील। अब तीसरा देखेंगे हम लोग, और वो है आपराधिक मामलों में अपील। तो तीसरा आपराधिक मामलों में अपील, यानी अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। अब बात करना है हमें आपराधिक मामलों में अपील को लेकर। आपराधिक मामलों में जो अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, यह अनुच्छेद 134 के अंतर्गत आता है। तो हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 134 की, 134 की। तो आइए, अनुच्छेद 134 के अंतर्गत, अनुच्छेद 134 के अंतर्गत क्या मामला है? अनुच्छेद 134 के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक कार्यवाही में, किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक कार्यवाही में दिए गए किसी आदेश, या निर्णय, आदेश या दंडादेश, आदेश, निर्णय या दंडादेश, कोई भी चीज दिया गया हो, कोई आदेश दिया गया हो, कोई निर्णय दिया गया हो, कोई दंडादेश दिया गया हो, तो की अपील उच्चतम न्यायालयों में दंडादेश दिया गया हो, दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित, हम लोग नीचे लिखेंगे, निम्नलिखित दशाओं में की जा सकती है। निम्नलिखित दशाओं में की जा सकती है। कौन कौन दशाओं में? यदि की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश, यानी उच्च न्यायालय ने क्या किया हो कि कोई लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की दोष मुक्ति के आदेश को पलट दिया हो, और पलट करके दोष सिद्धि मानते हुए, माने अपराधी मानते हुए किसी को मृत्यु दंड दे दिया, तब जो है इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपील सुनेगा। तो उच्च न्यायालय
ने अधीनस्थ न्यायालय के उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश आदेश को उलट दिया हो और केवल उलट दिया हो मतलब दोष मुक्ति के आदेश को दोष सिद्ध कर दिया हो, यानी दोष से मुक्त किया नीचे की अदालत ने। उच्च न्यायालय क्या करे, दोष से मुक्त को समाप्त करके दोषी साबित कर दे, दोषी का आदेश दे, अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए दिया हो और अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए फांसी की सजा दे दी हो। ये कंडीशन है। फिर से उच्च न्यायालय ने नीचे की अदालत से किसी व्यक्ति को दोष मुक्ति मिली थी, नीचे की अदालत से उच्च न्यायालय ने दोष मुक्ति को पलट करके दोष सिद्धि कर दिया, यानी सजा नहीं मिली थी, सजा दिया। और सजा किस बात का दिया, कैसा दिया, मृत्यु दंड का सजा दी। तो ऐसी दशा में अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ये हुआ क। अब बात करते हैं हम लोग ख। दूसरा है ख। ख में क्या है, ख में है कि उच्च न्यायालय ने अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से क्या किया है, उच्च न्यायालय ने अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामले को अपने यहां मंगा लिया, मामले को विचार के लिए अपने पास मंगा लिया। तो अपने पास मंगा लिया और मंगा करके पुनः मृत्यु दंड दिया, आदेश में क्या दिया हो, मृत्यु दंड का आदेश दिया हो, तथा मामले पर विचारोपरांत दिया हो, तथा मामले पर विचारोपरांत, विचार किया, विचारोपरांत अभियुक्त को दोष सिद्ध करार करते हुए मृत्यु दंड दे दिया हो, तो दूसरी बार भी आपने देखा कि मृत्यु दंड का ही प्रावधान है। इस बार क्या है कि मामले को अपने पास उच्च न्यायालय ने क्या किया है, नीचे की अदालत से मामले को उच्च न्यायालय ने अपने पास मंगाया, अभियुक्त को दोषी करार देते हुए
अपने आदेश में मृत्यु दंड दिया हो, तो इस दशा में भी यानी ख में भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। और ग है जिसमें उच्च न्यायालय ने ही ये प्रमाणित कर दिया हो कि मामला उच्चतम न्यायालय को सुनने योग्य है। ग तो आइए ग में देखते हैं कि ग में क्या है। उच्च न्यायालय ने प्रमाणित कर दिया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है, यानी उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाने योग्य है। इस तरह से तीन क ख ग तीन आधार मिले और इन तीन आधारों पर आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील सुनी जा सकती। तो ये हुआ तीन मामला, तीन तरीके, तीन वर्ग। चौथा वर्ग है जिसे कहते हैं विशेष अनुमति याचिका, यानी या विशेष इजाजत। चौथा प्रकार क्या है? विशेष इजाजत। विशेष इजाजत मतलब अपील बाय स्पेशल लीव। इसको क्या कहेंगे? अपील बाय स्पेशल लीव। तो स्पेशल लीव इसको कहते हैं या इसको कहते हैं एसएलपी। स्पेशल लीव पिटीशन क्या कहते हैं? स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी। तो ये इसके नाम है। अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति दायर कर सकता, विशेष अनुमति दे सकता है। किस बात के लिए? अपील के लिए। इसलिए इसको कहते हैं विशेष अनुमति याचिका। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी। तो ये बात आपको ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 136 के तहत अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान के अंतर्गत विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। तो किसके अंतर्गत? अपील की इजाजत संबंधी उच्चतम न्यायालय
अपने विवेक के अनुसार प्रदान करता है। यानी अपील की इजाजत स्वयं उच्चतम न्यायालय में क्या करेंगे, अपील की इजाजत उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने विवेक के अनुसार यानी अपील की जो इजाजत है उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार करता है, अपने विवेक के अनुसार देता है। अपील की इजाजत कैसे देता है, अपने विवेक के अनुसार देता है। यानी ये उच्चतम न्यायालय की विवेक है। उच्चतम न्यायालय को यह असाधारण और गंभीर मामलों में हस्तक्षेप करने के प्रयोजन से दी गई। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति किस मामलों में, यह शक्ति असाधारण और गंभीर मामलों में, शक्ति असाधारण और गंभीर मामलों में हस्तक्षेप करने के प्रयोजन से प्रदान की गई है। तो ये देखा गया कि जो स्पेशल लीव पिटीशन है, विशेष अनुमति याचिका जिसे एसएलपी कहते हैं, यह विशेष इजाजत जो है ये उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। और यह इजाजत वो अपने विवेक के अनुसार कैसे देती है, सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक के अनुसार देती है। और यह क्यों यह शक्ति दी गई है, तो यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को असाधारण और गंभीर मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए दिया गया कि मामला अगर बिगड़ रहा है, मामला अगर कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसको क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। इसको थोड़ा और व्यापक तरीके से हम लोग नोट करते हैं कि अगले बिंदु में कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत, अनुच्छेद 136 के अनुसार क्या व्यवस्था है के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार अपने विवेकानुसार, यहां फिर से उस शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया कि विवेकानुसार क्या करता है, भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए, भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण ट्रिब्यूनल जिसको आप जानते हैं, ट्रिब्यूनल किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या असाधारण
द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या अवधारण को अंग्रेजी में लिख लें, समझ में न आए। अवधारण डिटर्मिनेशन, अवधारण दंडादेश या आदेश, दंडादेश या आदेश, कुछ भी हो, आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। तो देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? अनुच्छेद 136 के अनुसार भारत के किसी भी न्यायालय, अपने विवेक के अनुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री, अवधारण, डिटर्मिनेशन, दंडादेश, आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है, स्पेशल लीव दे सकता है। क्या कर सकता है? विशेष इजाजत दे सकता है। हाँ, यहां पर एक रुकावट है मात्र। सैनिक न्यायालय, सैन्य न्यायालय द्वारा अगर कोई आदेश, निर्णय, निर्देश, दंडादेश दिया गया है तो वो अपील के अंतर्गत नहीं आता। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील नहीं हो सकती। तो इस बात को भी हम लोग नोट कर लें कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता। विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता। विशेष इजाजत नहीं दे सकता। तो विशेष अनुमति याचिका जो है, आपने देखा, वो सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध नहीं हो सकती, सैन्य न्यायालय के विरुद्ध नहीं हो सकती। इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज और जानना है कि यह एक सर्वोच्च न्यायालय का यह एक रिजिडुअल पावर है। सर्वोच्च न्यायालय की अवशिष्ट शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। उच्चतम न्यायालय किसी ऐसे मामले में इस पावर के तहत किसी ऐसे मामले में विशेष अनुमति दे सकता है जिसमें वो देना जरूरी समझे। तो एक बिंदु में और इस बात को हम लोग खत्म करने की कोशिश करें कि अपील के अधिकार, यानी उच्चतम न्यायालय को अपील सुनने की अवशिष्ट शक्ति दी गई। उच्चतम न्यायालय को अपील सुनने की अवशिष्ट शक्ति दी गई। तो ये चीज हुआ कि यह एक अवशिष्ट शक्ति है। क्या है ये? यह एक अवशिष्ट शक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। यानी उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी भी मामले में
एक और बिंदु नोट कर लें, यानी उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी भी मामले में क्या कर सकता है, ऐसे किसी भी मामले में जिसे वह उचित समझे, जिसे वह उचित समझे, सुनवाई के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। तो इस तरह से विशेष अनुमति देने का जो प्रश्न है वह इतनी बड़ी शक्ति है कि जिस मामले में वो उचित समझे उस मामले में विशेष अनुमति, स्पेशल लीव की अनुमति दे सकता है, अपील ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम लोगों ने 4 वर्गों में देखा। अब आइए इन्हें क्रम से एक बार और देख करके आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। आज अपीलीय क्षेत्राधिकार पर बात होनी थी। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? जब कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में सीधे न जाकर या किसी भी न्यायालय में सीधे न जाकर क्रम से जाता है तो उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का भी है, उच्च न्यायालय का भी है, अधीनस्थ न्यायालयों का भी है। तो हमें यहां बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। क्या बात हो रही है? अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अब इसमें जो अपीलीय अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। कैसा है? अंतिम अपीलीय न्यायालय। इसके बाद और कोई न्यायालय भारत में नहीं है। ये इसीलिए सर्वोच्च है, उच्चतम न्यायालय है। यहाँ अपील सुनना अंतिम है, यानी ये सभी उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वह 4 वर्गों में बटा है। कितने वर्गों में बटा है? 4 वर्गों में बटा है। पहला है संवैधानिक मामलों में अपील, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कैसा मामला? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील सुनने का प्रावधान। इसके लिए अनुच्छेद 132 की बात करें तो अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी ऐसे निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है जिसके बारे में उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र अनुच्छेद 134 क के तहत प्रमाण पत्र दे दिया हो कि उक्त मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित है। संवैधानिक मामलों में अपील सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। इसके लिए उच्च न्यायालय ही ये निर्धारित कर देगा कि इस विषय में कोई संवैधानिक प्रश्न, कोई संवैधानिक व्याख्या छिपी हुई है जिसे सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाना चाहिए। इस तरह से अगर ऐसा कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो वहां न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा सुनी जाती है, जिसे संविधान पीठ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं?
इसे संविधान पीठ कहते हैं। यानी कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा जब मामले को सुना जाता है तो उसे संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो ये हुआ पहला। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा, और दूसरा है सिविल मामलों में अपील। किस मामले में? अपील ऑन सिविल मैटर्स। तो सिविल मामलों में अपील ये अनुच्छेद 133 के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय में सिविल मामले में जो अपील सुनी जाती है वो अनुच्छेद 133 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मामलों में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश का अपील जो है उच्चतम न्यायालय में तब किया जा सकता है जब खुद उच्च न्यायालय ने इस बात का क्या किया हो, प्रमाण पत्र दे दिया। अनुच्छेद 134 क के तहत इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया हो कि मामला जो है वो विधि के व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण विषय है। विधि के व्यापक कैसा मामला है? विधि के व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण विषय, या फिर उसकी राय में उक्त प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया जाना आवश्यक। यानी ये या तो उच्च न्यायालय यह डिसाइड करे कि इस मामले का निर्णय, डिसीजन कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। तो इन दो आधारों के पर क्या होगा? मामला सिविल मैटर्स के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए चला जाएगा, या सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपील ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 133 में ही एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि अनुच्छेद 133 में ये व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय में अगर एकल न्यायाधीश, सिंगल जज या सिंगल बेंच जिसको कहते हैं, अगर सिंगल बेंच से कोई आदेश है, कोई निर्णय है, कोई डिक्री है, कोई अंतिम आदेश है, तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी। कहां नहीं होगी? हाई कोर्ट के सिंगल जज द्वारा जब आदेश किया जाएगा तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी। इसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में ही की जाएगी, जिसे स्पेशल अपील के नाम से जाते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्पेशल अपील कहते हैं, विशेष अपील कहते हैं। इसके पश्चात तीसरा जो है वो है आपराधिक मामला। कौन मामला? आपराधिक मामला, क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल मैटर में अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। इसमें क्या है? इसमें अनुच्छेद 134 की बात है। अनुच्छेद 134 के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक कार्यवाही में दिए गए किसी आदेश, निर्णय या दंडादेश की अपील जो है वो उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित कंडीशन में की जा सकती है। निम्नलिखित कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1 क क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया। किस आदेश को? आदेश है दोष मुक्ति का, उसे उलट दिया हो, उलट कर अभियुक्त को दोष सिद्ध करार दिया हो और दोष सिद्ध करार देते हुए उसे फांसी की सजा दे दी। तब सर्वोच्च न्यायालय में अपील आपराधिक अपील के अंतर्गत की जा सकती है। दूसरा इसमें कि उच्च न्यायालय अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामले को विचार के लिए अपने पास मंगा लिया। क्या किया हो? जिसे
प्रतिषेध के नाम से जानते हैं, प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं। आपने 5 जो रीटें पढ़ी थी उसमें एक रीट प्रतिषेध, जिसमें उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय क्या करेंगे, मामले को सुनवाई के लिए रोक देंगे अधीनस्थ न्यायालय को और अपने पास मंगाएंगे। तो मंगा लिया हो, मंगा करके विचार किया, विचार करके अभियुक्त को दोष सिद्ध करार दिया और दोष सिद्ध करार देते हुए मृत्युदंड दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि मृत्युदंड के केस में आपराधिक मामलों में अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जाएगी, या फिर उच्च न्यायालय ने खुद ही ये प्रमाणित कर दिया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाने योग्य, मामला सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, सुने जाने के लायक है, तो वो वहां सुना जाए। इस प्रकार आपराधिक मामलों में अपील की जाती है। अब चौथा और अंतिम है, जिसे कहते हैं विशेष इजाजत, विशेष अनुमति, अपील बाय स्पेशल लीव। इसी को एसएलपी के नाम से जानते हैं, जिसे स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका एसएलपी कहते हैं। और ये सबसे अधिक इसके बारे में सुना और जाना जाता है। तो स्पेशल लीव अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील की जो इजाजत है उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने विवेक के अनुसार देता है। कैसे देता है? स्पेशल लीव पिटीशन की जो इजाजत है वो अपने विवेक के अनुसार देता है। उच्चतम न्यायालय को जो यह शक्ति मिली हुई है वह असाधारण और गंभीर मामलों में हस्तक्षेप करने के प्रयोजन से दी गई कि अंतिम में मामला अगर गंभीर है, असाधारण किस्म का है, तो उसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 136 के ही अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार भारत के किसी भी न्यायालय के अधिकरण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या अवधारण, डिटर्मिनेशन, दंडादेश या आदेश, इन सबकी अपील जो है सुनने की विशेष इजाजत दे सकता है। सबकी सुन सकता है, सैनिक न्यायालय का बस नहीं सुन सकता। किसका नहीं सुनेगा? सैनिक न्यायालय का नहीं सुन सकता। इस तरह से उच्चतम न्यायालय, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय की अपील सुनने की जो शक्ति है वह अवशिष्ट शक्ति के रूप में उसे दी गई है। अवशिष्ट शक्ति के रूप में उच्चतम न्यायालय से किसी भी मामले में जिसमें वो उचित समझे सब में विशेष अनुमति दे सकता है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की जो अपील ग्रहण करने की शक्ति है वो यहाँ आकर के अवशिष्ट शक्ति के रूप में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और जिस भी मामले में उसे उचित लगेगा उस मामले में वह सुनवाई कर सकता है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का अध्ययन किया। अब अगली कक्षा में हम लोग परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।